नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल जैन आज आपके बीच आरपीएससी वेटनरी ऑफिसर इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो नॉर्मल प्रिपरेशन थिंग्स होती है उनको लेकर आपके बीच आया हूँ। आप सबके प्रयासों से आरपीएससी जो है अब पूर्ण होने के कगार पे है। आरपीएससी जल्द ही इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर सकती है और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी वेटरनरी ऑफिसर बनने की तैयारी जो है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, उस समय जो आरपीएससी 2013 के समय मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान जो चीज़ें पेश की और जो एस्पिरेंट उस समय थे जो मेरे साथ पीजी हॉस्टल में रहते थे उन्होंने पेश की, उन सबका एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने आया हूँ ताकि जो न्यू एस्पिरेंट हैं वेटनरी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए उनको ये समस्याएं फेस नहीं करने पड़े। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल कैसा रहता है, क्या इंटरव्यू पैनल रहता है और क्या प्रोसेस से उस दिन एस्पिरेंट को गुजरना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में। एक्चुअली बहुत सारे जूनियर्स का लगातार ये कॉल आ रहा है कि इंटरव्यू के लिए जो डेट अलॉट होती है 21 डेट को इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होगा, वो अल्फ़ाबेटिकली होता है या उनका कोई फिक्स प्रोसेस है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, आरपीएससी हर अभ्यर्थी के लिए एक रैंडम प्रोसेस का चुनाव करती है जो उनका कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। एक दिन में हमारे समय 15 स्टूडेंट्स को जो है इंटरव्यू कॉल किया गया था। तो सुबह की शिफ्ट में बिफोर लंच 8 स्टूडेंट का इंटरव्यू होता था और शाम की शिफ्ट में आफ्टर लंच 7 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता था। मुझे लगता है कि ये अराउंड 15 से 20 स्टूडेंट जो हैं एक दिन में इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेप इंटरव्यू पैनल के बारे में। इंटरव्यू पैनल को लेके भी एस्पिरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कितने मेंबर आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट के आ सकते हैं। तो आरपीएससी का इंटरव्यू पैनल जो होता है ये 4 लोगों से मिलकर बना होता है। इसमें 2 आरपीएससी के मेंबर्स होते हैं जो आरपीएससी के सदस्य हैं और 2 जो हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो वेटनरी के किसी भी 70 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। वो सर्जरीज हो सकते हैं, मेडिसिन, गायनी, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियो, बायो, वो किसी भी 2 क्षेत्र से 2 एक्सपर्ट होंगे। तो ऐसे करके टोटल 4 व्यक्तियों का पैनल बनता है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा। तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ कि आरपीएससी एस्पिरेंट्स को जिस दिन उसका इंटरव्यू है किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले आरपीएससी एस्पिरेंट जो है समय से पहले आरपीएससी पहुंच जाए तो ये बहुत हितकारी बात होती है। इसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद उन अभ्यर्थियों को सबसे पहले आरपीएससी हॉल में बुलाकर वहां पर उनके बैग्स और जो भी एसेसरीज होती है वो जमा कर ली जाती है, मोबाइल्स उनके ले लिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। लाइब्रेरी में बिठाने के बाद उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है। अगर आपके पास आपको कोई चीज़ ऐड करवानी है तो आप उस समय ऐड करवा सकते हैं। जैसे किसी की पीजी बाद में कंप्लीट हुई तो पीजी का अपना डिग्री सर्टिफिकेट जमा करवा सकता है। किसी की मैरिज बाद में हुई है, फॉर्म जब भरा मैरिज नहीं हुई थी मैरिज सर्टिफिकेट ऐड करवा सकता है। संतान किसी की हो गई तो संतान संबंधी घोषणा पत्र उस समय जमा करा सकता है। या और भी चीज़ें जो आप एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग जमा नहीं करा पाए हैं आप उस समय जमा करा सकते हैं। आरपीएससी की लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। उस दौरान आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका डिग्री की मार्कशीट, यूजी डिग्री की जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फाइनल 5 साल की मार्कशीट चेक की जाती है। अगर आप ओबीसी कास्ट, एसटी एंड एससी कास्ट चाहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, डोमिसाइल्स ओरिजिनल चेक किया जाता है। और आप मेरी सलाह है कि अभ्यर्थी अपने साथ जो फॉर्म में फ़ोटो लगाई गई है वो भी साथ में कैरी करें तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं उनको भी आसानी होती है। साथ ही साथ एस्पिरेंट्स को अपना आधार कार्ड, अगर कोई एस्पिरेंट सर्विस में है तो अपना सर्विस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट में है तो एनओसी, ऐसी चीज़ें भी जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में कैरी करने चाहिए ताकि अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी कोई एस्पिरेंट अगर किसी चीज़ को मिस कर देता है तो आरपीएससी एक लेटर प्रोवाइड कराती है जिसमें उस डेफिशिएंसी का जिक्र होता है। वो आपको विदिन 7 डेज
आपको पूर्ण करनी पड़ती है। तो ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं, कोशिश करें आप पूरे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं। फिर भी अगर कोई छूटता है तो आप विदिन 7 डेज आरपीएससी में उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स को हमेशा जिस दिन उसका इंटरव्यू नीट एंड क्लीन ड्रेस पहननी चाहिए, बीएड का ध्यान रखना चाहिए, बीएड नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस का वो यूज करें, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट का अगर कॉम्बो हो विद ब्लैक शूज तो परफेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हर अभ्यर्थी को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, उसी के आधार पे आगे इंटरव्यू प्रोसेस में इंटरव्यू में कॉल किया जाता है। अब जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंटरव्यू में जो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है एक प्रकार का। तो आपकी पर्सनालिटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका कॉन्फिडेंस, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये रहता है कि जब और एस्पिरेंट का इंटरव्यू चल रहा होता है तो जब वो आरपीएससी हॉल के बाहर इंटरव्यू हॉल के बाहर जब वेट कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि गेट कौन खोलेगा, तो वहाँ गेट खोलने के लिए गेट कीपर होता है, तो वो गेट ओपन कर देता है। उसके बाद आप आरपीएससी रूम में चले जाएँ, मैं कम इन करके, और उसके बाद आप बैठने के लिए अपनी परमिशन ले लें, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी उस समय हो रहा हो आपको ग्रीटिंग्स करना है। उसके बाद आप बैठने के लिए परमिशन ले लें, या मेरे केस में तो उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि बैठिए, तो ऐसा कुछ होता है। इंटरव्यू के दौरान आप चाहें तो हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप चाहें इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप चाहे बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म जो होती है वो यूज करने से बचें। मेरे केस में जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो मैं बार बार एआई ऐसा जिक्र कर रहा था, तो इन चीज़ों से बचें। फिर मेरे को आरपीएससी मेंबर ने टोक दिया कि एआई से क्या मतलब है, तो अपने लिए तो बड़ी कॉमन चीज़ें है, लेकिन और लोगों के लिए समझना थोड़ा दिक्कत वाला रहता है कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से है यहाँ पर। तो आप शॉर्ट टर्म्स का यूज करने से बचें। आप बायलिंगुअल यूज कर सकते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। और जो दूसरी बात है कि अगर आपके इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज लेके अपना आंसर कंडक्ट करना है। मैं जब पीजी में था तो साथ वालों ने बताया कि एक बड़ा रोमांचक किस्सा हो गया उस समय कि इंटरव्यूअर ने पूछा कि किसी एस्पिरेंट्स को कि आप युवराज को जानते हैं, तो अब एस्पिरेंट्स हैं, युवराज सिंह को सभी जानते हैं, तो उसने युवराज सिंह के बारे में जो प्लेयर हैं क्रिकेटर हैं उनके बारे में बताने लग गया। लेकिन उस दौरान जो है युवराज बफेलो का बड़ा पॉपुलर था, इंटरव्यूअर उसके बारे में जानना चाह रहा था। तो मेरी एस्पिरेंट से यही सलाह है कि वो क्वेश्चन को ढंग से समझें, इसके लिए वो 2 से 3 सेकंड का पॉज ले सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर वो दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद एक बात और इम्पोर्टेंट है कि इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो अप्लाइड क्वेश्चन से आपको उस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाएगा। जैसे उसको पूछना है एंथ्रेक्स के बारे में, तो वो आपसे डायरेक्ट एंथ्रेक्स का नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि डॉक्टर साहब आप फील्ड में हैं और कोई पोस्टमार्टम आया है और आप देख रहे हो कि एनिमल डेथ होने के बाद उस एनिमल से जो ब्लड निकल रहा है वो टेरी कलर का है और क्लॉट नहीं हो रहा है, तो आप इससे क्या सिम्टम्स लेंगे और किस डिजीज से डायग्नोसिस करेंगे कि किस डिजीज के कारण इस एनिमल की डेथ हुई। तो हमेशा अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक चीज़ और बहुत ध्यान रखनी है कि आपको अगर कोई किसी चीज़ का आंसर नहीं आ रहा है तो आप साफ मना कर दीजिए, सॉरी बोल के बात को वहीं ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने सोचा कि आप ज़्यादा स्मार्ट है इंटरव्यूअर से, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, वो आपको पकड़ लेंगे और अगर आप गलत डायरेक्शन में उनको ले जाना चाहोगे तो वो आपके साथ गलत डायरेक्शन में जाएंगे और अल्टीमेटली आपका इंप्रेशन जो है वो खराब होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप डायरेक्ट मना कर दे, सर मुझे इस फील्ड की जानकारी नहीं है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी सर। एक चीज़ और कि इंटरव्यूअर हॉल जो होता है उसका माहौल बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है, वो लोग बहुत आराम से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बहुत आराम से जवाब देना होता है। एक इंटरव्यू लगभग 15 से 20 मिनट जो है वो ऑनगोइंग होता है और सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जल्दी मेरा इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पुटअप किए हैं, क्या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या क्वेश्चन पुट किए, कैसे क्वेश्चन पुट किए, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक्सपोजर मिल सके कि किस प्रकार से इंटरव्यू ऑनगोइंग होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी और बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।